तो बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। हम लोग फ्रिक्शन पढ़ रहे थे। आज आपको वर्डन अगेंस्ट फ्रिक्शन पढ़ाएंगे। एक बात तो आप जानते ही होंगे, छोटी कक्षाओं में पढ़ के आए हैं या अभी आगे क्लासेस में सीखेंगे कि वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वैसे अगला जो यूनिट हम लोग को पढ़नी है यूनिट नंबर 4, हम लोग यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हैं, तो भी लास्ट एकदम पहुंच चुके हैं। लॉज ऑफ मोशन, जिसमें फोर्स के बारे में जान रहे हैं अच्छा खासा। पहले वाले में लॉज ऑफ मोशन जाने थे, न्यूटन के 3 नियम हैं। फोर्स क्या है, फोर्स कितना है, फोर्स कैसा है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये हम लोगों ने जाना था। आगे वर्क एनर्जी पावर सीखेंगे, फोर्स का यूज, वर्क करना, वर्क सीखेंगे। और ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। ये आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए अब क्या सीखना है, ये वेक्टर लगा दिया मैंने, ठीक है। इसको दो तरीके से सीखेंगे। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है ना। जहाँ ये फोर्स है आपका, ये वर्क हो, ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया, ये फोर्स लग रहा है F, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कुछ देर बाद, ये यहाँ पहुंच जा रहा है ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर, S दूरी पर, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। फोर्स का इधर कंपोनेंट आ जाएगा, F का कंपोनेंट along S, that is F cos theta, F cos theta into S या FS cos theta आ जाएगा, that is order, ठीक है। ये कब होगा, जब कांस्टेंट फोर्स होगा, तब ये ध्यान रखना है आपको। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दूसरा, अगर यही वेरिएबल फोर्स के लिए काम करना होगा तो dw निकालना पड़ेगा, पहले छोटा वर्क और उसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट माने बहुत छोटे छोटे वर्क का जोड़। तो dw कैसे निकलेगा, fds से निकलेगा। क्योंकि फोर्स वेरिएबल है, फोर्स बदल रहा है, बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। बहुत छोटे, जब मैं कह रहा हूं तो इनफाइनाइट स्मॉल की बात कर रहा हूं, उस ड्यूरेशन पे कांस्टेंट की बात करेंगे और पहले वर्क निकाल लेंगे और फिर पूरे के लिए उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। जहां वेरिएबल मामला होता है वहां इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है। कुछ लोग अगर बाद में ज्वाइन किए हैं तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन या जहां दिक्कत आ रही होगी बताइएगा, उनके अलग से मदद करेंगे, अलग से पता बुलाएंगे, उनको अलग समझाएंगे। बहरहाल इतनी बात आप जान रहे हैं छोटी कक्षाओं में, तो अगर इतनी बात आप जान रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा पंचायत नहीं करनी है आपसे, और इस पर हम आपको कॉन्सेप्ट बताना शुरू कर रहे हैं। जो मुझे वर्डन अगेंस्ट फ्रिक्शन निकालना है, उसमें कई केस दिखाएंगे। केस नंबर फर्स्ट, मोशन ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। पहला केस है मोशन ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये पहला केस है। लिखने का बहुत प्रयास ना करिए, सुनिए पहले आराम से, ठीक है ना। क्योंकि ऑलरेडी आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं और हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे स्क्रीनशॉट करके, तो ऑलरेडी वहां से भी आप नोट कर सकते हैं। पहले बात समझिए, ठीक है ना। मैंने कई बार कहा कि इंटर में पढ़ा कैसे जाता है, अगर ये नहीं समझ पाए तो फिर कितना भी मेहनत करेंगे तो रिजल्ट नहीं आने वाला। पढ़ना तो है ही नहीं है, करना है केवल, ठीक। ध्यान समझिए, पढ़ाई यहीं पूरी हो जाएगी। समझ में आ गई बात, घर पे छापा खाना करना है, यहीं छापा खाना कर पाना कर लेना, और प्लस उसका यूज कर लेना। किताब उठाना सीखो, बार बार सिखा रहा हूँ, सवाल लगाना सीखो। जो सवाल लगाएगा वो काफी आगे निकल जाने वाला है आपसे, और आप नहीं लगाएंगे तो पिछड़ने वाले, इतना जानिए। चाहे आप 95% के होंगे, चाहे 100% के होंगे, 50 वाला पिछाड़ देगा अगर आपको बड़े आसानी से। अगर वो सवाल लगाएगा, आप नहीं लगाएंगे, ये डिफरेंस आने वाला है लेवल में। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि आपको क्या करना है। ध्यान देंगे, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पर mg लगेगा। कौन लगाएगा, अर्थ का सेंटर। ध्यान रखिएगा, ये कौन लगा रहा है, किस पे लग रहा है। अगर इस ऑब्जेक्ट का fpd बना रहा हूं तो इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, इसी पर ध्यान देना है मुझे। ये किस पे क्या लगा रहा है नहीं मतलब है, इस पर क्या क्या लग रहा है इस पर बात करिएगा। mg अर्थ का सेंटर हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, तो इसको भी खींचेगा। ये सरफेस जिस प्लेन पे रखा है उसको अगर पुश करेगा, नीचे दबाएगा, तो ये सरफेस भी तो उसको ऊपर दबाएगा। ये बात हम कई बार कर चुके हैं। तो ये रिएक्शन फोर्स हो जाएगा आपका। और अगर एक फोर्स
अप्लाइड फोर्स P लगा दें और ये ऑब्जेक्ट चलने कंडीशन में आ जाए, चल रहा हो तो चल करके ये कहाँ पहुंच जाएगा, डिस्टेंस S पर चला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इसका S हो गया, राइट। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, Fk लगेगा। चला है इसका मतलब Fk लगेगा, ध्यान रखिएगा, चला है तो Fk लगेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। वर्डन जब भी निकालना होता है तो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे होते हैं, एक्सेलरेशन जीरो की बात कर रहे होते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहे होते हैं। जब भी वर्क में चाहे जो कॉन्सेप्ट डिस्क फील करेंगे 90% यही केस चलेगा हम लोगों का, बात ध्यान में आ गया। चलिए, कंसीडर अ बॉडी ऑफ वेट mg, कंसीडर अ बॉडी ऑफ वेट mg kept on a rough horizontal plane as shown in figure, as shown in figure. When a horizontal force P applied, then body move uniformly displacement S, एक फोर्स P लगा जिससे ये S मूव कर गया, है ना। then work done against friction, then work done against friction। अब जरा एक बात ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बात बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, उम्मीद है बात समझ में आएगी और ये लेवल की समझ आपकी होनी चाहिए। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कौन कर रहा है, ऑब्जेक्ट खुद वर्क करने लगा, जो फोर्स लगाएगा कौन फोर्स लग रहा है, P ही तो उसके अगेंस्ट लग रहा है। तो इसका मतलब वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कहिए, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कहिए, चाहे वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स कहिए, बात एक है, समझ में आ रहा है ना। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन या और क्या लिखें, वर्क डन बाई, दोनों एक ही बात है, ध्यान रखिएगा, अप्लाइड फोर्स, दोनों एक ही बात है, ध्यान देंगे, इतना बंद कीजिए, सुनना शुरू करिए, वरना झेलते नजर आएंगे, समझ नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन को आप या वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स को पहले देखा जाए तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये क्या निकाला मैंने, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स है, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स है। या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, W Fk इंटू एस, ये अगर Fk इंटू एस वर्क डन बाय फ्रिक्शन है, माइनस कर दिए माने, हाँ सुनिए, हाँ सुनिए रहे आप हमको, सुनेंगे परेशान रहेंगे, पढ़ना ही नहीं समझना है। अगर हम केवल Fk इंटू एस करते तो ये वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स होता, जो फोर्स है जो डिस्प्लेसमेंट है, ये वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स है, ये वर्क डन बाई, इस बात समझ में नहीं आ रही है। और अगर इसी के आगे हमने माइनस लगा दिया, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन आ गया, तो ये चीज एक बात हुई, समझ में नहीं आया,
क्योंकि पी की जगह ही तो हमने माइनस एफ पे कर दिए। बढ़िया समझ में आ रही नहीं आ रही बात? देखिए क्लियर हो रहा है। तो अब हम इसको वर्डन अगेंस्ट फ्रिक्शन को ये लिखिए। एक बात का पूरा ख्याल रखिएगा, और अक्सर लोग नहीं रखते हैं, टीचर भी नहीं रखते, अक्सर गलती करते हैं, क्लास वाले भी आपको खूब गलती करेंगे, और वैसे भी आपको आमतौर पर देखोगे तो 90% लोग गलती करते हैं। आपको घबराना नहीं है, डायरेक्शन को पकड़ के लटक जाना है, गलत हो जा रहा हो जाने देना। तो नहीं पड़ा क्या बोल रहा हूँ मैं? डायरेक्शन के डर के मारे छोड़ देना ऐसा मत करना, डायरेक्शन पकड़ के लटके रहना, कभी गलत नहीं होगा। ठीक? लोग डायरेक्शन में देख के घबराने लगते हैं, घबराइएगा नहीं। ये बात तो समझ में आ गई ना जो मैंने किया? ये क्या था? वर्डन बाय फ्रिक्शन था। ये क्या है? वर्डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है। उम्मीद आपको बात समझ में आ रही होगी ना? चलिए अब हम एक चीज जरा ध्यान देंगे और ध्यान समझिएगा, जहां दिक्कत आई बताइएगा। ये वर्डन अगेंस्ट फ्रिक्शन निकालना जो मैंने लिखा हुआ है ना, वर्डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ये तो कर रहा हूं मैं। अब चलिए एफ पे किधर लग रहा है? एफ पे किधर है? इधर है, लेफ्ट की तरफ। और डिस्प्लेसमेंट किधर है? दोनों के बीच के एंगल 180 डिग्री। ये बात तो समझ में आ रही है ना? अब माइनस डॉट प्रोडक्ट करते हैं, एफ के एस कॉस 180 डिग्री। वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम पढ़ा चुके हैं वैसे तो आपको, ये फिर से होकर बता दें कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है? तो वेक्टर अगर ए डॉट बी है तो ये ए बी कॉस थीटा होता है। आप देख रहे हो यहाँ वेक्टर लगा हुआ है ए डॉट बी, और यहाँ वेक्टर नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब ये ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, दोनों बीच का एंगल यही होता है। ये डॉट प्रोडक्ट है, इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। इसका मतलब दो वेक्टर का गुणा करने पर स्केलर क्वांटिटी आने वाली है। कितना आने वाली है? ए बी कॉस थीटा आने वाली है। राइट? कोई डाउट तो नहीं है ना? बात समझ में आ रहा है? चलिए जहां दिक्कत आ जाएगी बता दिएगा नहीं समझ में। चलिए अब जरा देखिए, बट एफ के बराबर क्या होता है? म्यू के इंटू आर होता है, और आर बराबर एम जी यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा। मेरे समझ कोई समस्या नहीं आ रही हो, वो दिक्कत तो नहीं है ना? दर्द तो नहीं हो रहा पेट में किसी के? कुछ लोगों को दिक्कत थोड़ा शुरू हो जाती है, प्रॉब्लम होगी बताइएगा। अगर नहीं दर्द होगा तो झेल लीजिए, काम खत्म नहीं है। इसलिए W बराबर आ जाएगा माइनस म्यू के एमजीएस कॉस 180 की वैल्यू कितना हो जाएगी? -1 होता है। ठीक है, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, और ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। म्यू के एमजीएस दैट शुड आंसर, ये आ जाएगा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? अभी एक बात मैंने और कही थी, उस रूप में भी ये बात बोल दो ना। जैसे एक बात को कई तरीके से बताया जा सकता है ना। जैसे मैं कह सकता हूँ कि मैं सम्यक का पिताजी हूँ। सम्यक मेरे बेटे का नाम, मैं सोच रहा पता नहीं किसका नाम ले लिया, मतलब कंफर्म बता रहा हूँ। मैं सम्यक का पिताजी हूँ, क्या सम्यक मेरा बेटा है? दोनों पति एक है ना, लेकिन कहने का स्टाइल मैंने बदल दिया। इसी बात को देखो दूसरे ढंग से कर सकता हूँ। वर्डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कहा जाए, या वर्डन बाई अप्लाइड फोर्स कहा जाए। कोई दिक्कत? पी और एस के बीच एंगल बोलो। पी और एस का सेम है। क्या पूछा? सेम साइड मैंने क्या पूछा? एंगल बताओ, एंगल तीसरा बताओ ना। अगले इतना सेम साइड मूव कर रहा है, फिर इतना जगह बताया हमको। इतना पूछा मैंने, एंगल बताओ बीच का, पी और एस के बीच का एंगल, बस इतना बोलना। ध्यान दीजिए, जितना पूछा जाए उतना बोलिएगा। साइंस वालों के अंदर ये अच्छा याद रहनी चाहिए। cos 0 डिग्री, कोई डाउट? बट P बराबर आ जाएगा एफ के, या दैट बिकम्स म्यू के इंटू आर। आर माने एम जी, मैग्नीट्यूड सेम होगा दोनों का, यूनिफॉर्म मूव कर रहा है। समझ में आ रही बात ना? देन W becomes म्यू के एमजीएस cos 0 की वैल्यू 1। तो चाहे वर्डन बाई अप्लाइड फोर्स निकालते, और चाहे वर्डन
अगेंस्ट फ्रिक्शन निकालते, दोनों एक ही बात आती है। कोई डाउट तो नहीं किसी को? बात क्लियर है? थोड़ी बात कठिन की जाए हम, ये बात सरल थी। ध्यान सुने, बात सुन मत लिखो बेटिया, बुक में अच्छा लिखा हुआ है, अभी ध्यान समझो। समझ में आ गया? अभी अगली बात बोल रहा हूँ, जहाँ दिक्कत है बताइए, बोलना शुरू करो। डायरेक्शन अच्छे समझना, मैग्नीट्यूड अच्छे समझना, कभी गड़बड़ नहीं होने पाएगा। केस नंबर 2, केस नंबर 2, मूविंग अप ऑन एन inclined rough surface, moving up on an inclined rough surface। बातचीत हमको बहुत कम पसंद है, बहुत मजा आता है सन्नाटा पढ़ने में, इसलिए पंखा नहीं चलाते जल्दी, तो मुझे पंखे की आवाज कम पसंद है। हाँ, गाना ना बजता था अच्छा लगता है, अगर बोलने का मन करेगा गाना ना गाना, खड़ा जाना कहना सर हम बोलेंगे और गाना सुनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, गाना सुना सकते। बोला शुरू करो। ये इंक्लाइन प्लेन है और ये इंक्लाइन प्लेन हो गया, इस पर ये ऑब्जेक्ट रख दिया गया, एम मास का ऑब्जेक्ट। मैंने कहा था इतना बढ़िया बनाइएगा, ये आपको हॉरिजॉन्टल लगे आपको, और ये एग्जैक्ट आपको वर्टिकल लगे, एकदम 90 अंश से रहे, ये नहीं कि इधर भागे या इधर भागे, ऐसा मत करना वरना फिगर कबाड़ा हो जाएगा। फिगर जरूर प्रैक्टिस करना, चाहे डेरिवेशन के रूप में और चाहे न्यूमेरिकल में भी बार बार मिलेगा ही मिलेगा, बच नहीं पाएंगे। एमजी लग गया, एक कंपोनेंट हुआ ये आ जाएगा, एक कंपोनेंट हुआ अलाउंस प्लेन आ जाएगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। कैसे होगा बता चुके हैं, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन प्लेन के बीच का एंगल अगर थीटा है तो इनके परपेंडिकुलर के बीच का एंगल भी थीटा होगा। हॉरिजॉन्टल पर परपेंडिकुलर वर्टिकल और इंक्लाइन प्लेन पर परपेंडिकुलर ये रिएक्शन वाला। तो अगर इन दोनों प्लेन के बीच एंगल थीटा है, इन दोनों लाइन के बीच एंगल थीटा है, इनके परपेंडिकुलर के बीच का एंगल भी थीटा होगा। यहाँ रिएक्शन फोर्स आर हो गया, mg का एक कंपोनेंट आ गया mg cos थीटा, ये आ गया mg sin थीटा, और मूविंग अप हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हमने एक अप्लाइड फोर्स P लगाया, जिसके नाते ये ऊपर जाना शुरू करेगा और फ्रिक्शनवा जो है नीचे लगेगा, इसे इंक्लाइन प्लेन के अलावा नीचे लगेगा। इसमें ऐसी कोई बड़ी बात कही हो जो आपको नहीं आई हो बता दीजिएगा। सब ठीक है, क्लियर है? आगे बोलो, शुरू करो। अब ये यूनिफॉर्म मूव कर रहा है, ओके। चलिए, कंसीडर अ बॉडी, कंसीडर अ बॉडी ऑफ वेट mg moving on a rough inclined plane, moving on a rough inclined plane, inclined at angle theta with horizontal. The applied force P along inclined plane and body moves uniform velocity to displacement S। निकालना क्या है?
निकालना क्या है? क्या? वर्डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। क्या निकालना है? या ये बराबर होगा वर्डन बाई अप्लाइड फोर्स। इतनी बात समझ में आ रही है ना? तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन W, that is चलिए माइनस एफ के इंटू यस, वही फोर्स वेट डिस्प्लेसमेंट इतना होता है, बाकी कुछ बताई नहीं मैं। माइनस माइनस क्यों अगेंस्ट है? एफ के इंटू एस ना, पहले यहां था मध्य में डिस्प्लेसमेंट एस हो गया, ये यहां पहुंच गया। क्यों? ठीक तो है, तो दिक्कत तो नहीं है किसी को भाई। कितने फोर्स लग रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लगाइए, हम फिगर बना दिया, वीडियो बना दिया मैंने, लेकिन किसके लिए वर्डन निकालना है, वही फोर्स देना है, समझ रहे हैं ना? वो वाला फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फिर आप कॉस कंपोनेंट लगा दीजिएगा। चलिए लगाते हैं। W इज इक्वल टू माइनस एफ के इंटू एस इंटू कॉस बीच का एंगल, एफ के और एस के बीच का एंगल 180। सब लोग बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? ये जो है वो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर है, ध्यान रखना। ये आ गया आपका 180 डिग्री, बट एफ के बराबर होता है म्यू के इंटू आर, और आर बराबर आपकी बार आपकी आर बराबर एम जी नहीं है, एम जी कॉस थीटा, याद रखिएगा, एम जी कॉस थीटा। देन W इज इक्वल टू माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा इंटू एस माइनस 1। ठीक है, इसलिए W बराबर आ जाएगा -1 से खत्म हो जाएगा, म्यू के एम जी एस cos theta, that is the work done against friction। कोई दिक्कत समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो तो क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े, इसी में दूसरी कंडीशन बोलो, इतना नोट कर लो, बच्चों ध्यान देंगे। यहाँ हमने वर्डन अगेंस्ट फ्रिक्शन निकाला, अगर यहाँ हम वर्डन बाई अप्लाइड फोर्स निकालते तो क्या रिजल्ट आता है? वर्डन बाई अप्लाइड फोर्स W डैश, क्या लिखें? P डॉट एस बोलना सीख लीजिए, P इंटू एस नहीं बोलेंगे, PS नहीं बोलेंगे, P डॉट एस बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट। जब क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा तो क्रॉस बोलेंगे, बताइए डिफरेंस है दोनों में। अभी क्या लिख लो? PS cos P और S दिखाई नहीं पड़ रहा, बीच में मिल क्या है? इसको 180 दिख रहा है क्योंकि 180 बोल रहा है। देखो P भी इधर ही है, S भी इधर ही है, सेम डायरेक्शन है, बीच का एंगल क्या हो गया? कई बार हम देखेंगे और देखना नहीं सीखेंगे तो फिर समस्या रहेगी।
cos 0 डिग्री, पढ़ने से नहीं आने वाला, बता रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ मैं। देखिए समझिए, ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन, यही सेकंड तरीका है। बट P प्लस या P इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, P माइनस mg sin थीटा माइनस fk इज इक्वल टू 0, टोटल फोर्स 0। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म चल रहा है, तो टोटल फोर्स इज इक्वल टू 0 ना। और P इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस fk, देन w डैश बराबर क्या आ गया, mg sin थीटा प्लस fk इंटू s cos 0 की वैल्यू 1 हियर। fk बराबर क्या था, म्यू के इंटू आर, आर माने mg cos थीटा, जिसको नहीं आया तुरंत बताना नहीं आ रहा है, क्योंकि हम इसको बढ़ाते जाएंगे पर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना। इसलिए W डैश बराबर आ गया mg sin थीटा म्यू के इंटू mg cos थीटा इंटू s, ये कॉमन इनको बाहर ले लेंगे, mgs बाहर हो गया, mg यहाँ बाहर है, s पहले था, क्या आ गया यहाँ पे, म्यू के cos थीटा, दैट इज द वर्डन बाई अप्लाइड फोर्स। अब की डिफरेंस दोनों में, हॉरिजॉन्टल वाला डिफरेंस नहीं था, बात समझ में आया, क्या पूछा जा रहा है, कैसे क्या काम करना है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। उम्मीद है बात समझ में आई होगी, नोट कीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। केस नंबर 3, वर्डन अगेंस्ट फ्रिक्शन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग डाउन ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन। यहाँ देखिए एक इंक्लाइन प्लेन दिखा रहा हूं मैं, मेक्स एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा विद हॉरिजॉन्टल। इसी पर यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा गया है, ऑब्जेक्ट पर एफबीडी बनना शुरू कर रहा हूं मैं, ये mg लग जाएगा वर्टिकल डाउनवर्ड, ये रिएक्शन फोर्स होगा इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, दैट इज r, ये एंगल थीटा है, मैंने समझाया था आपको ये एंगल भी थीटा होगा, mg का कंपोनेंट जो इधर लगेगा वो mg cos थीटा लगेगा, ये काम आप कई बार कर चुके हैं। और अब यहाँ पर दो केस होंगे, ध्यान देंगे। एक केस तब होगा जब थीटा की वैल्यू एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होगी। अगर ये एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होगा तो एंगल ऑफ रिपोज वो केस था जब जस्ट सरकने कंडीशन में आ गया था। अगर ये एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक ये मूव कर रहा होगा, हमको कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि mg का जो कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन के अलोंग लग रहा है, अर्थात mg sin थीटा, यही इसको नीचे लेके चला जाएगा और मुझे कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। और जब ये ऑब्जेक्ट नीचे मूव करेगा तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक। मैंने कहा कि अगर ये थीटा की वैल्यू एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है तो ये स्वतः सरकेगा, कहीं कोई जरूरत हमको नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, किधर, नीचे की तरफ, तभी तो ये नीचे जाएगा, राइट। चलिए हम यहाँ पर नीचे की तरफ फोर्स लगा ले रहे हैं, P, इसके नाते ये नीचे जा रहा है, राइट। अगर P फोर्स लगाना पड़ रहा है इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि एंगल ऑफ रिपोज से कम रहा होगा। चलिए, कंसीडर अ बॉडी ऑफ वेट mg, कंसीडर अ बॉडी ऑफ वेट mg slide down on a rough
inclined plane with uniform speed under applied force, under an applied force P as shown in फिगर। अब खेल वही शुरू कर रहा हूं जो कल दिखाए थे आपको। वर्क डन बाई वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ये सिखाया था आपको, याद आ रहा है? भूल गया? याद आ रहा है? ये तो हमने सिखाना था कि पहले वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन की बात करनी है, इतनी बात करूंगा, इसके बाद अप्लाइड फोर्स का मन करेगा तो भी निकाल लेना। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन W is equal to minus Fk into S, Fk into S फोर्स ऑफ फ्रिक्शन into डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क डन बाई फ्रिक्शन है और अगेंस्ट फ्रिक्शन निकाल रहे हैं, इसीलिए माइनस लगा रखते हैं। ये एक भी डायलॉग में नया नहीं बोल रहा हूँ, जय लाइन कल बोला था वही लाइन आज बोलता जा रहा हूँ, बस केस बदल गया है ना। फिजिक्स या साइंस में ये अच्छा ही है कि लाइन बदलने वाली नहीं है, जो आज बता रहा हूँ वही 10 साल बाद भी रहेगी, कुछ चेंज नहीं होता। फिजिक्स पढ़ने में और आदमी पढ़ने में ये डिफरेंस है। आदमी बहुत चालाक है, आज कुछ और कहा था, 5 मिनट बाद कुछ और कह देगा, क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन फिजिक्स बहुत सही है, ईमानदार आदमी है, जो आज कह रहा है वही 10 साल बाद कहेगा। फ्रिक्शनल फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, अगेंस्ट फ्रिक्शन है इसलिए माइनस लगा दिए। ये बॉडी डिस्प्लेस हो रही है और एस डिस्प्लेस होकर यहाँ पहुंचेगी, एस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर W माइनस Fk इंटू एस कॉस फ्रिक्शन उधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, कॉस एंगल बीच का 180 डिग्री। दिख गया कि नहीं दिख गया? क्यों भाई? जिसको नहीं दिख रहा होगा बताएगा। और चलिए ठीक है, cos 180 की वैल्यू -1 होती है, बट f के बराबर क्या आ जाएगा? म्यू के इंटू आर, और r बराबर दिया है आपको mg cos थीटा, एंड cos 180 की वैल्यू आप जानते हैं -1 हो जाएगा। देन ये वैल्यू यहाँ पुट किया जाए, W इज इक्वल टू माइनस म्यू के mg cos थीटा इंटू s इंटू -1। तो W की वैल्यू आ गई -1 से माइनस खत्म हो जाएगा, म्यू के mg s cos थीटा, ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी अब, ठीक है। अब वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स निकाल दिया जाए। वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स W डैश अप्लाइड फोर्स P इंटू एस, वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की जगह F डॉट S करना सीखिए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होगा, प्लस प्रोडक्ट होगा, इनका कोई मतलब नहीं होता ना। वो अच्छा दूर थोड़ा पढ़ रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट। चलिए W डैश बराबर आ जाएगा P इंटू एस या P डॉट एस, PS cos थीटा, PS cos थीटा कितना? हाँ, क्योंकि जिधर P है उधर S भी हो रहा है आपकी पास ना, ये बात ध्यान दीजिएगा, cos 0 डिग्री। बट अब देखें जरा, P प्लस mg cos थीटा माइनस Fk इज इक्वल टू 0। क्या फोर्स लग रहा है इंक्लाइन प्लेन के अलाउंग? 3, 2 निचवा एक ऊपरा। निचवा 2 कौन कौन से हैं?
साइन थीटा, मतलब mg का कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन के अलाउंग, mg साइन थीटा कोई फोर्स नहीं है, mg का कंपोनेंट, कुल मिला के फोर्स तो तीन है, mg, fk और रिएक्शन, सॉरी चार फोर्स है ना, P, mg, R और fk ना। तो यहाँ पर हमने mg के दो कंपोनेंट कर लिए क्योंकि मोशन इंक्लाइन प्लेन के अलाउंग हो रहा है, तो जिस भी के अलाउंग मोशन समझना है या तो उसके अलाउंग करेंगे या तो उसके परपेंडिकुलर करेंगे। तो R ऑलरेडी परपेंडिकुलर था, फ्रिक्शन ऑलरेडी अलाउंग था, P ऑलरेडी अलाउंग था, mg का ही दो कंपोनेंट करना पड़ा, एक परपेंडिकुलर एक अलाउंग। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो है mg cos थीटा, जो अलाउंग कंपोनेंट है वो है mg sin थीटा। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, बात बढ़ाऊं मैं आगे? चलिए, तो यहाँ पर बट P प्लस mg sin थीटा माइनस fk इज इक्वल टू 0। अगर ये एक्सेलरेट हो रहा होता तो दैट इज इक्वल टू ma लिखते, टोटल फोर्स इज इक्वल टू 0 क्योंकि बॉडी यूनिफॉर्म चल रही है। देन W डैश, अब P की वैल्यू दिया जाए, P की वैल्यू आ जाएगी fk माइनस mg sin थीटा ना, P की जगह आ गया इंटू एस और cos 0 की वैल्यू 1 आ गई ना, एंड एफ के बराबर हम जानते ही क्या होता है, म्यू के इंटू आर माने mg cos थीटा, ये वैल्यू यहाँ रख दिया जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका W डैश इज इक्वल टू mg कॉमन आ गया, म्यू के इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू एस, दैट्स ऑल। ये आ जाएगा वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स, राइट, और ये आ गया था वर्क डन बाई नहीं वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। कोई समस्या? बात समझ में आ गई अच्छे से? नोट कर लीजिए।